टॉपिक कल का ही कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझ रहे थे। फ्लक्स मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो जाएगा फील्ड लाइंस का फ्लो। होता क्या है कि मान लीजिए हमें पता है कि कोई भी चार्ज है, अगर वो रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मोशन में होता है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अगर रेस्ट की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया प्लस क्यू, और ये डिपेंड करती है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इस हिसाब से इसका स्ट्रेंथ पता चलता है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ वाले चार्ज होंगे, मतलब ये ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमिट करेगा। हम आपको पहले भी बता चुके थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और ये मान लो 4 फील्ड लाइंस इमिट कर रहे हो, एक दूसरा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 2Q होगा वो 8 फील्ड लाइंस इमिट कर रहा होगा। मतलब ये हुआ कि नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप कैसे पता कर सकते हैं? फील्ड लाइंस के नंबर से। और हमने आपको पहले भी बता रखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी। जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है किसी भी पॉइंट पे। अब अगर मान लीजिए इस चार्ज के सामने तुम खड़े हो जाते एक प्लेट लेके, मान लो एक प्लेट लेके खड़े हो जाते, अल्लाह के नाम पे दे दे कटोरा लेके, तो आपको ये, अच्छा भगवान के नाम पे भी दे सकते हैं, तो आपको 1 फील्ड लाइंस मिलेंगे मान लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम प्लेट लेके खड़े हो जाते तो आपको ज्यादा अमाउंट में फील्ड लाइंस मिलेंगे इस प्लेट पे। कारण क्या है? कारण इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि ये जो फील्ड लाइंस आपको मिल रही है वो उस चार्ज की इंटेंसिटी आप पे जा रही है। मतलब ये हुआ कि ये चार्ज का कमाया धमाया आपको मिल रहा है। दान में जो मिलता है 2 टका 5 टका मांगने पे, वो क्या है? जो आपको दे रहा है वो अपनी ही इंटेंसिटी आपको देती है, वो खुद का कमाया हुआ पैसा आपको देता है। मीन्स हुआ कि उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको मिल रही है। तो आप इसे इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो फ्लक्स है, ये जो आपको मिल रहा है, दिस इज दी फ्लक्स। कितने मिल रहे हैं? उतने फ्लक्स। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसकी इस प्लेट पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, कितना फील्ड लाइन इंसिडेंट हो रहा है, इससे ये पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी इस पे इंसिडेंट हो रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा अगर सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अनदर सेंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है, या तो आप किसी प्लेट को सामने रखो और उससे कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उस गिवन एरिया के नॉर्मली परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस कितने क्रॉस किए उसे काउंट कर लीजिए आप। अगर आधा तिरछा कोई भी फील्ड लाइंस गया है उसे काउंट मत करो। जैसे मान लीजिए आपको दान में फटा नोट मिल गया, दुकानदार भी देता है, और कोई भीख देना हो तो फटा नोट भी दे देता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, देता नहीं कोई, या आपने दिया भी होगा कभी नहीं। हाँ, दान देना है तो दे सकते हैं, फटा नोट देके क्या फायदा। वैसे पता चलता है कि पता भी बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं जो बहुत अमीर हैं, क्या उसका वही पैसा है। तो बहुत ज्यादा अमीर भिखारी भी हैं। हाल फिलहाल में नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक भिखारी मान लो मरा, उसके घर पे ढूंढने गया, दिल्ली की घटना, पता चला कि उसके घर में भर भर के सिक्का बोरा सब में पैसा रखा हुआ था जब वो भिखारी मरा। तो अगर मान लो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ तो ना भाई, मांगना, हाँ ये बात मत बोलना जी, सबको पता चल जाएगा प्लान मेरा।
देखो मांगना बहुत ही अच्छा काम नहीं होता है। हाँ, उससे अच्छा बीच चुन सकते हो, मांगो मत। कभी कभी मांगना पड़ जाता है क्या? वैसे हमें पता है कि आप लोगों को से मांगना नहीं पड़ेगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उस चार्ज की इंटेंसिटी किसी सरफेस पे कितनी इंसिडेंट हो रही है या कितने फील्ड लाइंस आप फील कर पा रहे, उस प्लेट पे कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं। जैसे मान लो क्रॉस का मतलब यहां पे समझ लो, क्रॉस का मतलब हुआ पासिंग या क्रॉसिंग का मतलब छेद करके बाहर नहीं निकल जाना। जैसे आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर है, ध्यान से सुनना बाबू, हमने ये कंडक्टर लिया, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने बताया कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। हमने ये बिल्कुल नहीं बताया कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। हमने ये बताया है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई काम नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं है। तो जब आप कंडक्टर के किसी एक सरफेस पे होंगे और अगर यहां मान लो आपने फील्ड लाइन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी और इसके अंदर चले गए, यहां देखो अंदर का मतलब ना कुछ और होता है। आप सोच रहे होंगे कि इनसाइड का मतलब बोतल के अंदर वाला पार्ट, एक्चुअल में अंदर का मतलब होता है सरफेस। जैसे मान लो अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था ना, बाहर से पूरा ईटा का बर्फ, अंदर में तो आप एकदम बाहर से एकदम कुछ नहीं हो, इनसाइड मतलब इनसाइड मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जैसे अगर मान लो यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा। इनसाइड मतलब मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इनसाइड मतलब होता है मटेरियल के अंदर। जैसे अब मान लो तुम इसको खोल दिए तो ये भी कंडक्टर हुआ, बोलोगे सर अंदर में चार्ज है, अंदर में तो आप बोले चार्ज नहीं है। भाई अब ये अंदर रहा कहां? अब ये अंदर रहा, अब तो ये अंदर भी सरफेस बन गया ना। आपने 10th में पढ़ा होगा सरफेस एरिया निकालना हो। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया निकालना, और सिलेंडर को अगर मान लो तुम ऐसे निकाल लिए यहां पे, तो ये अंदर वाला ही सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ना। तो जो आपको दिखता है वो अंदर होता नहीं है, भले हल्का सा होल भी दिख गया ना तो अंदर नहीं दिखा आपको। इनसाइड मतलब मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं होता है कंडक्टर में, तो उसके अंदर फील्ड लाइंस भी नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो आपको इसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील होगा ही ना। आई बात समझ में? तो ये पास हुआ कि नहीं हुआ, बीच में अब्सेंट हुआ, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस था ही नहीं। तो ये कैसे गया होगा, उसके बहुत सारे रीजन भी है। सरफेस उसको कंडक्ट करके देता होगा, काफी कारण है, इस पे बाद में बात करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल ये समझिए कि हमारे पास एक प्लेट है और उस प्लेट से, जैसे प्लेट के इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी तो ऐसा थोड़ी कि अगले साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ब्लॉक कर दोगे प्लेट से। ऐसा कर सकते हो क्या? उसके स्ट्रेंथ को ब्लॉक तो नहीं कर सकते। प्लेट लगा के आप रोक थोड़े दोगे, उस पार भी फील होगा ना। तो उस पार भी जो नॉर्मली फील्ड लाइंस आपको डिडक्ट किए जा रहे होंगे, नॉर्मली मतलब सीधा सीधा, जैसे आधा तिरछा वाला फील्ड लाइंस आपको कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, उसका वैल्यू इस तरफ कुछ होगा जो हम लोग आगे बात करेंगे। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, कितने फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास करेंगे ये आपको फ्लक्स बता देगा। क्लियर? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफिक प्लेट एरिया का स्पेसिफिक एरिया का एक प्लेट लिया और यहां पे हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी और हमने काउंट किया कि कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। देखा कि 4, इसका फ्लक्स हो गया 4। अब हमने प्लेट एरिया वही रखा, फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ट्वाइस कर दिया मान लो, या घटा दो, बढ़ गया, बढ़ा दो। अगर बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि नंबर फील्ड लाइंस उसी प्लेट एरिया से ज्यादा पास करेंगे क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई है। इससे यह समझ में आया कि जो फ्लक्स होगा, जिसे फाई से डिनोट करेंगे, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली भी इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार से हमने एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यहां पे, और उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो डिफरेंट प्लेट एरिया
डिफरेंट एरिया के प्लेट लिए, एक ए और मान लो एक 2A, देखा कि इस छोटे वाले प्लेट से दो ही फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, इसलिए इसका फ्लक्स हो गया 2। लेकिन इस प्लेट एरिया से 4 फील्ड लाइंस पास कर रहे थे, कारण क्या था? कारण इसका एरिया ज्यादा था, नहीं, ज्यादा एरिया होने के कारण से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा इससे पास कर पाया, इसीलिए इसका फ्लक्स भी ज्यादा हो गया। तो इस बात से ये समझ में आता है कि अगर एरिया बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हो गया। आइए मेन बात करते हैं, जो जनरल फॉर्मूला जहां से हमारा ऑब्टेन होगा। अब है कि फ्लक्स जो आपको लेना है वो कौन से वाले लाइंस लेने होते हैं? परपेंडिकुलर वाले। अगर मान लो एक फील्ड लाइन ऐसा हो जो इस सरफेस से ऐसे क्रॉस किया होगा, मतलब ऐसे पास किया, तो आपको ये वाला तो काउंट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये अपना इफेक्ट ना दो डायरेक्शन में शो कर रहा होगा। अगर ये प्लेट है और फील्ड लाइन ऐसे पास कर गया होगा तो अपना इफेक्ट ये दो डायरेक्शन में शो कर रहा है। अभी एक इधर नहीं, इसकी दो कंपोनेंट टूटेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो कंपोनेंट टूटेंगे। आप देखो इस फील्ड का एक कंपोनेंट क्या एरिया के सर प्लेट के परपेंडिकुलर है? एक तो पैरेलल है ना, सरफेस एरिया के एरिया वेक्टर के पैरेलल है, सॉरी सरफेस एरिया के पैरेलल है, और दूसरा सरफेस एरिया के नॉर्मल है। हमें इसका ये वाला इफेक्ट लेना है। जैसे ये मान लीजिए है 10 न्यूटन कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका मान लीजिए इस तरफ है 6 और इस तरफ है 4, ऐसे होता नहीं है, मान ले रहे हैं इसका इफेक्ट। तो हमें 10 तो नहीं लेना है, लेकिन 10 का जो नॉर्मल इफेक्ट हमें दिख रहा है 6 वाला, 6 तो ले सकते हैं ना। आई बात समझ में? तो इसका क्या लिया है आपने? अगर ये एंगल थीटा हो, इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपने काउंट किया है ना, तो वही हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के किसी एंगल पे जा रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इस फील्ड का जितना इफेक्ट होगा उसे हम ले लेंगे। तो इस फील्ड का इफेक्ट कितना होगा? ई कॉस थीटा। मतलब ये थीटा जितना ज्यादा या कम होगा, इस बात पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर के अलोंग डिपेंड करेगा। अगर ये थीटा मान लो ज्यादा हुआ तो कॉस थीटा का वैल्यू कम होता है, थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। अगर थीटा ज्यादा होगा तो आपको कम स्ट्रेंथ वाला फील्ड लाइंस मिलेगा, मतलब या फील्ड लाइंस का नंबर आपको जो नॉर्मल हो रहा होगा, पास कर रहा होगा, वो आपको कम मिल जाएगा। ओवरऑल मतलब थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। अब ये थीटा क्या है? थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आप देखो एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल ही होगा, एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इसके बीच का जो भी एंगल होगा उसे आप लेंगे थीटा। एंगल किसके बीच? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होगा, ठीक, जो हमने लिया यहाँ पे। इस तरह से पता ये चला कि फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? कॉस थीटा के, कॉस थीटा के वैल्यू के। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे थोड़ा कि थीटा बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, कॉस थीटा का नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। समझ पाए? कॉस थीटा का, थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है ये किसके प्रोपोर्शनल है? कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल, मतलब कॉस थीटा के वैल्यू के प्रोपोर्शनल। क्लियर है? समझ पाए? अगर इन तीनों बात को समराइज करें तो ये चीजें समझ में आती है कि जो फ्लक्स होगा फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल, और कॉस थीटा पे प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। तो ई ए कॉस थीटा इसका जनरल फॉर्मूला बन गया, फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आप देखिए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ है। एरिया हमने एज अ वेक्टर लिया है? हाँ लिया है। उसके बीच का एंगल कॉस थीटा है? हाँ है। आप बताइए दो वेक्टर, एक वेक्टर मान लो ए है और एक वेक्टर मान लो बी है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो और इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखें ए डॉट बी तो क्या ए बी कॉस थीटा होता था? दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा हो उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो क्या ये ए बी कॉस थीटा लिखाएगा?
या अगर ए बी ए वेक्टर है बी भी वेक्टर है और cos थीटा लिखा गया है, इसका मतलब क्या ये इन दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है? हाँ है। इसका मतलब फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। आप इसे सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग सवाल बनाने वक्त करेंगे, ज्यादातर हुआ है, हमने बच्चों के साथ देखा है और हमसे भी कभी कभी हुआ है, इस वजह से हमने उसको समझा कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये मिस्टेक हो रहा होता है। तो आपको हम ये पहले ही वार्न कर देते हैं, सावधान। हम कांस्टेंट क्या? हाँ, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, सब इसी में इन्वॉल्व है, सब यहीं पे। ये तो रिलेशन बनाए बता याद रखने के लिए आप ऐसे फॉर्मूला ई डॉट डी एस होता है, नॉर्मल आ जाता है। कांस्टेंट 1, ठीक। अब देखो गलती क्या होती है कि हम लोग जैसा मन करे वैसा एंगल कभी कभी लेते हैं, सुविधा अनुसार एंगल ले लेते हैं। आपको अपनी सुविधा को विशेष ध्यान नहीं देखना है, यहां पे एंगल कैसे लेंगे। तो हमें क्या लेना है, एरिया से थीटा कभी मेजर मत करना। आई बात समझ में? एरिया वेक्टर, एरिया मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा को मेजर मत करिएगा। कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे टाइम्स आएंगे जब आपका सवाल बनेगा, लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे ना कभी कभी एंगल सही आ जाता है। तो एक्चुअल कंसेप्ट जो है आपको हमेशा क्या करना है, एरिया से थीटा मेजर नहीं करना है। पहली बात कि थीटा कहां से लेंगे, एरिया से नहीं लेंगे। एरिया जैसे होता है कि एरिया से नाप रहे हैं एंगल को, एरिया के बाद हम एंगल देखें, नहीं मेजर करिएगा। क्लियर है? कंसेप्ट ये नहीं है, जिस वजह से मिस्टेक होती है वो हम बता रहे हैं। तो एरिया से थीटा नहीं लेना है। क्लियर है? तो कहां से लेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल मेजर कहां से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, हमेशा एक फिक्स कर लीजिए। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेना है, आपने क्या देखा कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वो कंपोनेंट हमारे काम का है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली ना, तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है ना, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, या एरिया वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ वाला होगा और एक इस तरफ वाला होगा। तो हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मल वाला कंपोनेंट, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के अलोंग है, उसी कंपोनेंट का हम लोग यूज करेंगे। भयंकर मिस्टेक, बवंडर मिस्टेक होता है, बच्चा ये चीज याद रखता है, काहे सा टेंशन लेंगे, ई कॉस थीटा है ना। अभी आपको दिखाएंगे सवाल जहां पे ई साइन थीटा आएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इस चक्कर में सब मोह माया है, आप फंसेंगे। सवाल ऐसा आएगा कि आपने तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा याद किया है, एक जगह ऐसा भी था, डॉट प्रोडक्ट और जगह आया था, हमने आपको दिखाया था कि ये साइन थीटा भी होता है। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। अब कॉस थीटा वैसे होता है डॉट प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन आप ये एकदम से बिल्कुल रट्टा मत मार लो कि ई एक कॉस थीटा ही लेना है जिंदगी भर हमेशा। आपको ये देखना है कि ई और ए के बीच के एंगल लेने होंगे, जो एंगल आपको प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, ये बात समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो या सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? ध्यान रखेंगे सवाल बनाने वक्त। चलिए कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं, फिर इसी को सवाल से समझेंगे। आइए, देखो पहली बात कि एसआई यूनिट इसका याद रखना है आपको। याद क्या रखना है, फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट आ ही जाएगा। फॉर्मूला क्या था इसका, ई ए कॉस थीटा। थीटा का तो कोई यूनिट होता है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो देखो ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हुआ है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और था, वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर की वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर था। इसी को उस सेंस में भी आप लिखोगे तो क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर आएगा। यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर आएगा ना, चेक कर लो, वोल्ट पर मीटर था। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आइए, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। तो आप इसीलिए फ्लक्स को स्केलर भी कह सकते हैं, वैसे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नंबर, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना भाई। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बस। तो नंबर तो स्केलर क्वांटिटी होती है, आई बात समझ में। और देखो प्रूफ भी हो गया कि दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया है कि ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन ये तब ई ए कॉस थीटा लेंगे जब फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा तो आपके लिए फॉर्मूला आराम से स्मूथली वर्क करेगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, सवाल करेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन समझने के लिए हम लोग जरूर करेंगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा, तो बताइए क्या आपके पास ई कांस्टेंट है क्या? नहीं ना, हर जगह ई अलग अलग होगा ना। उस वक्त आप ये कॉस थीटा नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आपको करना पड़ेगा, एक छोटे सेक्शन की वजह से फ्लक्स निकाल लेनी होगी और उसे एक सर्टेन लिमिट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि फ्लक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको ओवर द लिमिट तक, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, कैसे करते हैं इसको बाद में करेंगे सवाल के माध्यम से। पहले जो बेसिक चीजें हैं ई ए कॉस थीटा वो समझ लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, तभी आप सवाल बना पाएंगे। और उम्मीद है कि एक सवाल आपका न्यूमेरिकल्स 2 या 3 मार्क्स का हर साल आता है इस टॉपिक से, फ्लक्स निकालने के लिए या फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ रहते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत आवश्यक है। इसका एप्लीकेशन भी आपको तब समझ में आएगा जब आप फ्लक्स निकालने जानेंगे। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सवाल पे आएंगे। आइए सवाल करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, सबसे पहला सवाल कि हमारे पास एक प्लेट है। अब ये बताइए, ये प्लेट हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा प्लेट बनाएंगे आपको क्या समझना है कि प्लेट हमने ऐसा बनाया है, ये वाला प्लेट बनाया है, तो ऐसा प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। आप हमें ये बताइए कि फ्लक्स कितना होगा अगर इसका प्लेट एरिया ए हो तो, और फील्ड ई है तो, बताइए कितना होगा। आपको क्या देखना है कि फ्लक्स के लिए ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू ई है, ए का वैल्यू ए है, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। थीटा क्या होता है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। बताइए, फील्ड इधर था, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 0। इस वक्त आपको मिल जाएगा ई ए, कोई दिक्कत, ई इंटू ए। क्लियर है, आई बात समझ में? बताइए, इसका भी ई ए। अब की बार प्लेट ऐसा है, प्लेट ऐसा है, आई बात समझ में? देखो ना, ऐसे भी समझ सकते हो, प्लेट ऐसा, फील्ड भी ऐसा। तो बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अगर प्लेट ऐसा रखा हमने और फील्ड जो हमने पास किया है वो इसी तरफ किया है, एरिया वेक्टर फील्ड ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पक्का। ई ए कॉस 90 डिग्री, फ्लक्स 0। ये तो हुआ सवाल से। आओ इसे करते हैं फील। अब तुम्हें हम ये बताते हैं कि देखो, ये तो आया न्यूमेरिकली, क्या सच में फ्लक्स 0 है? चेक करें, सच में फ्लक्स 0 है, चेक करें, करते हैं। मान
मान लीजिए ये है हमारे पास एक प्लेट, ये एकदम बहुत पतला सा प्लेट लेना है, थिकनेस नहीं होना चाहिए। ये प्लेट हमने ऐसे लिया, क्लियर है? नहीं, दो पेन देखो, एक और लाओ। देखो अब हमने जो फील्ड लाइंस लिए हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है, वो हमने कैसे लिए हैं? ऐसा वाला नहीं, बोलो बहुत, क्योंकि ये प्लेट बहुत थीन होगा नहीं, और बोलोगे सर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, मान लो ये से टच भी कर रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है? फील्ड लाइंस टच कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो टच ही कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे ये पूछा गया क्या इस प्लेट से कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस किया है? एक कोई फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है क्या? क्रॉस मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक कोड, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी फील्ड लाइन इस प्लेट से क्रॉस कर रहा है क्या? हल्का सा भी, एक कोड हो, क्रॉस कर रहा है क्या? कितना आना चाहिए? 0 आया है ना? आई बात समझ में? सिंपल, क्लियर? बोलो आपको समझ पाए? ठीक है, तो वही होता है। 0 आया, बताओ आए √3 ए बताओ। देखो फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ई का वैल्यू ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कल है, सर्कुलर। ये प्लेट हमने कहां रखा है? अब बाबू किस प्लेन में रखा है हमने? देखो एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स वाई एक्सिस। प्लेट ना हमने ये सर्कल है ना, ओ हाँ, प्लेट हमने रखा है एक्स वाई में। हमने प्लेट ऐसे, देखो ये जो सर्कल है ना, सर्कुलर प्लेट, दो तरीके का हम बनाएंगे। एक बिल्कुल गोल सा, एक थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे। ये ऐसे हुआ प्लेट, जब इस सर्कल को ऐसे रखेंगे तो ऐसा होगा। फिलहाल ऐसा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि प्लेट हमने कैसा रखा है? इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हमने सर्कुलर प्लेट रखा है, ठीक है? एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो बताइए एक्स वाई प्लेन में हमने रखा है प्लेट को, ठीक है? और प्लेट से फील्ड लाइन प्लेट के पैरेलल ही है। एक्सिन एंगल 30 डिग्री है। ध्यान दो गलती क्या होती है। ये प्लेट किस एक्सिस में है, किस प्लेन में है? हम बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में है। तो आप बताइए एक्स वाई प्लेन में अगर प्लेट होगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? आई बात समझ में? समझ पाए? बोलो कैसे रूट से ला रहे थे? नहीं समझे? 30 डिग्री तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। आपके लिए तो cos 90 है, हमें 30 से थोड़े मतलब है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से कितने भी एंगल पे हमको क्या, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर हमारा है ऐसा सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एंगल पे, क्या फर्क पड़ता? हमें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए ना। आई बात समझ में? समझा? पक्का? इसमें एरिया नहीं लिए हैं, है। एरिया से ही तो 0 आया। एरिया, इसका एरिया वेक्टर प्लेट का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। आई बात समझ में? यहां भी ये है प्लेट, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल एक्स से ना 30 डिग्री है, उससे आपको क्या मतलब? आई बात समझ में? पक्का? क्वेश्चन देंगे बनेगा, एक दो बनाते हैं फिर बात करेंगे। आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल से मतलब है, रखना है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आइए सवाल करें। हम आपको ये बता देंगे कि प्लेट हमने कहां रखा है। जैसे अभी हम आप बता दिए ना, एक्स वाई में प्लेट था, बता दिए थे ना? हाँ,
चलिए सवाल करें सर। हमारे पास एक प्लेट है, अब आप ये बताइए, ये प्लेट अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किस प्लेन में प्लेट है? यस, वाई जेड में। नहीं, हमारे पास जो प्लेट ये है, सर्कल है, वो ऐसा न है, तो वाई जेड में आपके पास प्लेट है। यस, नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 30 डिग्री पे। बताइए अब की बार फ्लक्स। बुद्धि लगाओ, ऐसे नहीं करते हैं बाबू। जब जीरो था तब कुछ और बोला, जब कुछ और है अब जीरो बोल रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, 90 है। आगे बिल्कुल भी नहीं, जीरो। अब देखो, सिंपल सी बात है सर, ये है हमारे पास एरिया वेक्टर, नहीं, और ये कहा है कि ये जो एक्स एक्सिस था ना, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है। तो बताइए आपको ई का cos 30 यूज करना पड़ेगा ना, इससे पास करता हुआ। समझे? समझे रे? नहीं समझे? बताते हैं फिर, पेन देगा बाबू। देखो, अगर एरिया हमारा जो है वो किस प्लेन में है? वाई जेड, ये श्योर है। बता दिए कि अगर ऐसे रखेंगे तो प्लेट को ऐसे समझना है। क्लियर? अब बताइए, अगर हमारे पास ई ऐसे होता और एरिया भी ऐसे होता ना, तो वाई जेड प्लेन में अगर कोई प्लेट होगा, उसका एरिया वेक्टर एक्स में होगा कि नहीं होगा? पक्का। अब बताइए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मिनट देना हो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है। हमारे पास जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं? हम बोले ना, तो भाई ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, इससे 30 डिग्री पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन काम का है? ई का cos 30 वाला कंपोनेंट ना। आई बात समझ में? क्या होगा? और पेन है ना, है तुम्हारे पास? है कलम? क्या होगा फ्लक्स यहाँ पे बाबू? फ्लक्स होगा ई ए एरिया पाई आर स्क्वायर, चलो ई ए cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू पाई आर स्क्वायर √3/2। समझ पा रहे हैं? ये सेंस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो गया है, एक करके दिखा दोगे? इस बार गलत मत बोलना, या तो मत बोलना या तो गलत मत बोलना। आइए एक सवाल करके दिखाओ। देखो, फिर से सर्कल दे दें। ये जो प्लेट है किस प्लेन में है बता दे? किस में है? देख के क्या लग रहा है? एक्स जेड में है। क्योंकि देखो हम बता देते हैं तुमको, अगर ये बनाएंगे प्लेट, अभी पहले बताते हैं, ये एक्स वाई में, ये बनाएंगे प्लेट, ये होगा वाई जेड में, ये कौन सा होगा? ऐसे ही ड्राइंग बनाते हैं, समझे? हाँ, आपको ये बताया नहीं जाएगा कि कौन सा प्लेन में है, आपको खुद समझ, एक्सिस दे दिया जाएगा, आप खुद इमेजिन करिए। जैसे कि हम एक्सिस दे रहे हैं आपको, हम आपको एक्स वाई एक्सिस दिए, नहीं ये एक्स जेड में है ना, ऐसे है प्लेट, प्लेट ऐसा है, अब बताओ, अब बताओ।
पक्का लॉक कर दिया जाए, गलत होगा तो 10% फाइन लगेगा। अच्छा देखो बताते हैं, देखना बाबू, ये है हमारा प्लेट, ठीक है। तुम लोग के घर में प्लेट सब लेते हो, दो प्लेट सब रखना पड़ेगा 3-4 हमको, सर्कुलर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट तो आता है थाली, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट आता है ट्रे, रखना पड़ेगा हमको लगता है। ये सब चाय का कप, चाय, ये सब कैटरिंग शुरू कर देते हैं। ये प्लेट है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बाबू? हैं? ये प्लेट है, प्लेट एक्स एक्स किस एग्जैक्ट प्लेन में है, कंफर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स से 30 डिग्री पे। बताइए एरिया वेक्टर किधर है? देखो बाबू एरिया वेक्टर किधर है? एक्स से 30 में। हमारा काम कॉस थीटा, कॉस थीटा ही, लेकिन कॉस 30, इसका ये वाला कंपोनेंट ना, अगर ये एंगल यहां से 30 है, ये कितना होगा आपके लिए? थीटा का वैल्यू आपकी बात करेगा आपके साथ ऐसा ही, भले एग्जामिनर ना करे, हम तो करेंगे ही। अभी आपका एंगल जो है एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर अलोंग वाई में, यस, इधर ही आपका एरिया वेक्टर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आई बात समझ में? तो यस, तो हो गया ई ए कॉस 60 मीन्स ई ए बाय, ये बोले थे √2 कोई बोल रहा था। अच्छा 1/2 समझे? पक्का? पता नहीं मेरा हृदय अभी भी कह रहा है कि पक्का। अच्छा एक देते हैं, सही से बना के दिखा दो, उसके बाद समझ जाएंगे तुम समझ गए। नहीं कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। आज 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ही होगा, क्या जाएगा, अंतिम दिन है, मतलब इसके बाद छुट्टी होगा, इस महीने का लास्ट डे है होगा। कैसे तुरंत वर्ड का मतलब बदल जाता है क्या, और अच्छा मतलब तो बाद में, खतरनाक मतलब पहले निकल जाता है। कमाल है, लेकिन ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है। आइए सवाल तो और कराना, किस में है ये? XY में है, तो समझिएगा। देखिए नहीं ये x है और ये y ही है, आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है, XY में ही है, जो हम बोले वही है। ऐसा प्लेन XY में होता है, XY में है, गुड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और x एक्सिस के साथ ये एंगल इसका है थीटा, ठीक है। हमसे ये कहा गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग along the same plane, वर्ड लिख रहे हैं, at an angle theta with horizontal। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा? ऑप्शन है आपके पास E, अगर प्लेट का लेंथ L हो, EL स्क्वायर cos थीटा, EL स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन डी। एंड कौन सा होगा? डी लॉक कर दिया जाए, थर्ड वाला EL स्क्वायर साइन थीटा। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास जो प्लेन है, ये है, ये प्लेन है, और इस प्लेन का ये रहा एरिया वेक्टर। अब बताइए इसके बीच ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो
पक्का ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी सेम प्लेन। जिस प्लेन में प्लेट है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, है ना? तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90। जानबूझ के तामझाम दिया था ताकि आपको सोचें, पक्का समझ गए? देख ला, अभी भी सही जवाब सबका नहीं आ रहा है। आओ एक सवाल और करें। आप लोग समझ रहे हैं ना? मतलब सबको समझना चाहिए, समान अधिकार है लोकतंत्र। बाहर जा रहे हो क्या? जाना है तुमको? जा सकते हैं, बाहर जाइएगा तो काम कर दीजिए, बोलिएगा 5 मिनट लेट होगा। मीनू कहाँ गई? अच्छा, इस टॉपिक को कर देते हैं कंप्लीट, नहीं तो फिर बाकी डिस्कशन 2 सवाल होगा बस, लास्ट 2 सवाल इसी तरह से फटाफट आप बता दीजिए। सवाल देते हैं बोर्ड पे। सबका प्लेट एरिया मान लो ए है, या इसका लेंथ L और L, इसका भी L और L। अब बताओ, रुको, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। बस 1 मिनट और। मनीष कुमार आंसर बताइए। हाँ, ELB करेक्ट। देखो एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा, LB। एंगल कौन सा लोगे? बताओ कौन से प्लेन में ये है? ये कौन से में है? XZ में है। XZ में है, इसका मतलब हुआ कि इसका एरिया वेक्टर y के अलोंग आएगा, y के अलोंग आएगा। और बताइए x से अगर थीटा एंगल पे है तो y से कितना होगा? 90 माइनस थीटा पे। और आपको क्या लेना है? cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? ELB साइन थीटा। कोई डाउट? परिधि ठीक है, इसका आंसर बताइए आप। EL स्क्वायर क्या सही है? EL स्क्वायर मतलब 0 आ रहा है आपका cos थीटा। देखो किस प्लेन में है? XZ में ही है। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? y के अलोंग ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अभी है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तो वही है ना। तब EL स्क्वायर cos थीटा। लास्ट वाले का किस में है? ये YZ में है। इसका एंगल कौन सा होगा? ओ गलती, सवाल ये था। अब क्या होगा? EL स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर x के अलोंग है, तो एरिया वेक्टर से इसका एंगल 90 माइनस थीटा नहीं, इसीलिए हो जाएगा EL स्क्वायर साइन थीटा। हमेशा cos थीटा नहीं होता है। कंसेप्ट आई बात समझ में? अब सारे सवाल को आप आराम से रिवीजन करिएगा। ये कंसेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया,
100%। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, डिस्कस कर ले 2 मिनट। एक सेकंड, पेन लो रे, चलिए लोग।